राइज स्मार्ट हिंदी पे मैं हूं अखिलेश अवस्थी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपके सामने हूं, बहुत अच्छा हूं और इसको आराम से एंजॉय करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज हैं, सभी के सभी एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनको बहुत अच्छे से आप सभी लोग देखिएगा। इनमें से आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इकोनॉमिक्स का ये सेशन। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर मैंने पूछे हैं और उस तरीके से भी पूछे हैं जिस तरीके से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। कुछ थोड़ा सा लेंदी प्रश्न मिलेंगे, लेकिन परेशान मत होइएगा, चीजें एक एक आपको समझाते हुए चलूंगा बहुत अच्छे से। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आप देख सकते हैं यहां पर, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस व्हिच द गवर्नमेंट कैन टेक, यानी कि निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार करें जो सरकार उठा सकती है या सरकार कर सकती है। समझिएगा, तो डीवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना। दूसरा आपके सामने है रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी, यानी कि निर्यात सब्सिडी में कमी लाना। तीसरा है एडॉप्टिंग सुइटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड्स फ्रॉम एफआईआईज, हिंदी में कहेंगे उपयुक्त नीतियों को अपनाना जो एफआईआई से अधिक एफडीआई और अधिक धन को आकर्षित करती हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ये तो सारी बातें लिखी हुई थी, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द अबव एक्शन और एक्शंस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि इन तीनों में आपको यह बताना है कि वो कौन सा कार्य है या वो कौन से कार्य हैं जिनसे सरकार क्या कर सकती है, करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस कर सकती है। अब सबसे पहले तो आपको यह कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कैड के नाम से जाना जाता है। देखिए, हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। किसकी बात करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट की। होता क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? देखिए, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ना होता हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और अगर ऐसा कोई देश होता है तो उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्लोज्ड इकोनॉमी, जहां पर ना तो इंपोर्ट है ना तो एक्सपोर्ट है। बट भारत जैसे देशों में तो दोनों है, हम इंपोर्ट भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप समझिएगा, जब इंपोर्ट करते हैं यानी कि मंगाते हैं विदेशों से चीजें, तो उनको पेमेंट करना है, और जब एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि दूसरे देशों को चीजें हमने बेची तो उनसे हमें फंड्स मिलना है। इन्हीं का बैलेंस मेंटेन किया जाता है और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत दो अकाउंट्स के तहत हिसाब रखा जाता है। एक को बोलते हैं करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको चालू खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालू खाता। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट, यानी कि पूंजी खाता के नाम से जाना जाता है। पूंजी खाता, अब समझ लीजिएगा, जितना भी व्यापार है वो इसी चालू खाता से होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों, मर्केंडाइज आता है, मर्केंडाइज आता है, सर्विसेज आती हैं, ठीक है, ट्रांसफर्स आते हैं, ट्रांसफर्स, ये सभी चीजें यहां पर ली जाती हैं। तो अगेन, और यहां पर हम पूंजी खाता के अंतर्गत आप सभी को पता है एफडीआई की बात करते हैं, एफआईआई की बात करते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही है। तो बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब यह है कि सरकार का इंपोर्ट ज्यादा है, सरकार का एक्सपोर्ट कम है, यानी कि हमें दूसरे देशों को पैसे चुकाने ज्यादा हैं, पैसे मिलने कम है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना यह सरकार की प्रायोरिटी रहती है कि हम कैड को कम कर सके। अब देखिएगा, अब समझ में आएगा, कैड क्लियर हो चुका होगा, समझिएगा क्या लिखा है, डीवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी। यस, डोमेस्टिक करेंसी का डीवैल्यूएशन करने से क्या होगा, कैड घटेगा। यस, बिल्कुल सही है। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अभी $1 बराबर 82 इंडियन रुपए चल रहा है। अब ये 82 की जगह अगर कितना हो जाए, 82 की जगह अगर ये 85 रुपए हो जाए तो इसे आप क्या कहोगे? तो इसे आप डीवैल्यूएशन कहोगे। लेकिन ये डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है। अगर ये मार्केट फोर्सेस के द्वारा हुआ हो तो इसे डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास बोलते हैं, और अगर सरकार के द्वारा इसकी वैल्यू बदल के 82 से बदल के 85 कर दी हो तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम डीवैल्यूइंग के नाम से जानते हैं या डीवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा? सोचिए, हम एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरे देशों से हमें पैसा मिलेगा ना, तो हम जब उस पैसे को बदलेंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा। इसलिए डीवैल्यूएशन पर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को इसका बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात है रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी। एक्सपोर्ट सब्सिडी, जो एक्सपोर्ट सब्सिडी यानी कि एक्सपोर्टर्स को दी जाने वाली सब्सिडी अगर क्या होगा,
क्या होगा, सब्सिडी में कमी आएगी। रिडक्शन अगर हम एक्सपोर्ट में करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट सब्सिडी में करेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो भी इससे बाजार पे फर्क पड़ेगा। फर्क कैसे पड़ेगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो कम होगा तो पेमेंट भी कम देना होगा। ये एक दूसरा रास्ता है कि हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट रिलेट कर देना है, एक्सपोर्ट को कम कर देना है। तो ये इस तरीके से रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी भी अगर हम करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, ये कैड हमारी रिड्यूस हो जाएगी। कैड हमारी क्या है, रिड्यूस हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों एक्शंस गवर्नमेंट ले सकती है। तीसरा क्या है, अडॉप्टिंग सुइटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई। तो एफडीआई की बात से कैड का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया एफडीआई कहां पर है, कैपिटल अकाउंट में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी था। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। Why is the offering of teaser loan by commercial bank a cause economic concern? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा टीजर ऋण की पेशकश आर्थिक चिंता का कारण क्यों है? आर्थिक चिंता का कारण क्यों है, समझिएगा। टीजर लोन जिसे बोलते हैं, तो द टीजर लोन्स आर कंसीडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक्स में एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर। यानी कि टीजर ऋण को सब प्राइम ऋण का एक पहलू माना जाता है और बैंकों को भविष्य में डिफॉल्टर्स के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, इन इंडिया द टीजर लोन आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट। यानी कि भारत में टीजर लोन ज्यादातर अनुभवहीन उद्यमियों को विनिर्माण या निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिया जाता है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, देन अपने आप चीजें आपको पता चल जाएंगी कि क्या होता है टीजर लोन। देखिए, जब टीजर लोन की बात करते हैं, बहुत सारे ऋण होते हैं ना, तो ऋण की एक कैटेगरी होती है जिसे टीजर, जैसे रिटेल लोन होते हैं। रिटेल लोन के अंतर्गत वो लोन आते हैं जो व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जैसे कि होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो, व्हीकल लोन हो गया। तो ऐसे ये कैटेगरी ऑफ लोन है जिसे टीजर लोन के नाम से जानते हैं। टीजर लोन में इंटरेस्ट रेट कम रखी जाती है, इंटरेस्ट रेट जो है वो लो रखी जाती हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्संस को अट्रैक्ट किया जा सके, वो ऋण को ले सके, वो ऋण को क्या कर सके, ले सके। लेकिन इसमें सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती है। और बेसिकली जब बैंक प्रमोट कर रहे हैं लोन्स को कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें, लोग बैंक क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को कम रखा, प्रमोट किया, तो उस प्रमोशंस में उन व्यक्तियों को भी लोन मिल जाता है जो लोन के लिए इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड या फिर ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं जो बिल्कुल प्रॉपर एकदम जिनकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी हो। तो समझिएगा, लोन को प्रमोट किया, लोन तो दे दिया, लेकिन सिक्योरिटी भी नहीं उनके पास, काम करने का अनुभव भी नहीं उनके पास। तो इकोनॉमिक कंसर्न का हालात इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इस प्रकार के लोन आगे चल करके डिफॉल्ट में तब्दील हो सकते हैं। तो दैट्स वाई इस बात को समझिएगा कि ये टीजर लोन इकोनॉमिक कंसर्न है। क्यों है? तो इसका सही ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो यहां पर दोनों ही बातें क्या होती हैं, सही होती हैं, बोथ 1 and 2। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी इज द राइट ऑप्शन, बोथ 1 and 2। यानी कि टीजर लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखिएगा इनका कम होता है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिएगा गोल्ड लोन, एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड लोन। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। अगला, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। भारत में कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए ऋण वितरण में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो ऋण वितरण में किसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है? यानी कि इन 4 कैटेगरीज में एग्रीकल्चर यानी कि किसानों को और कृषि से संबंधित गतिविधियां, जैसे कि आप पशुपालन की बात कर लो, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब किस में आती है? एग्रीकल्चर में। डेयरी की बात कर लो, ठीक है, डेयरी वाला उद्योग वो किस में आता है? अलाइड एक्टिविटीज में आता है, कृषि और कृषि से संबंधित। तो इनको सबसे ज्यादा ऋण क्या कॉमर्शियल बैंक देते हैं, कोऑपरेटिव, रीजनल, रूरल बैंक्स या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस? तो इनको सबसे ज्यादा ऋण प्रदान किया जाता है कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। वाणिज्यिक बैंक, और वाणिज्यिक बैंक कौन से बैंक्स होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, ये सब कॉमर्शियल बैंकों का हिस्सा है। यानी कि जिस बैंक में आपका खाता है,
नॉर्मली आपका खाता कॉमर्शियल बैंक में ही मिलेगा। इनके एग्जांपल्स आप जानते हो, पीएनबी क्या है, एक कॉमर्शियल बैंक है। आईसीआईसीआई क्या है, एक कॉमर्शियल बैंक है। ये प्राइवेट वाला है, ये सरकारी वाला है। एसबीआई क्या है, एक कॉमर्शियल बैंक है। आगे बात समझ में? तो इसका सही ऑप्शन क्या है, कॉमर्शियल बैंक। सबसे ज्यादा ऋण कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा वितरित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, आर्थिक विकास आमतौर पर के साथ जुड़ा होता है। आर्थिक विकास की बात हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर लीजिए या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लीजिए, ठीक है। हालांकि एक बात याद रखिएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। हम यहां पर वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूडेड होता है। तो ये दो अलग अलग शब्द हैं, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इनमें से किसके साथ जुड़ी हुई होती है कि अगर ये होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों यहां पर है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ रहे होते हैं। अब सोचेगा, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य क्यों बढ़ रहे होंगे? इसलिए बढ़ रहे होंगे क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ रही होगी। और डिमांड किस लिए बढ़ रही होगी? डिमांड इसलिए बढ़ रही होगी कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही होगी। कौन सी इनकम? डिस्पोजेबल इनकम, जिस इनकम को वो बाजार में खर्च कर सकते हैं। तो जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही तो प्राइस, और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है मतलब व्यक्ति अच्छा अर्न करना चाह रहा, अच्छा अर्न कर रहा है, यानी कि अर्थव्यवस्था सही से कार्य कर रही है। क्लियर हो गई बात? तो इन्फ्लेशन के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ जुड़ी हुई है। डिफ्लेशन तो डाउनफॉल की सिचुएशन है, इसमें कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जिसमें मंदी के साथ में अत्यधिक बेरोजगारी होती है। और हाइपर इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा नहीं, ओनली इन्फ्लेशन, और वो भी अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन में एक शब्द आता है आइडियल इन्फ्लेशन। तो आइडियल इन्फ्लेशन का मतलब अगर 4% तक मूल्य बढ़ रहे हैं तो इसे आइडियल इन्फ्लेशन कहा जाता है, 3 to 4%। आगे आते हैं, अगली सिचुएशन, द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने से होता है। देखिए, बैंक दर को कम करने से क्या होता है? तो सबसे पहले तो भाई पता होना चाहिए कि आखिर बैंक दर क्या होती है। बैंक दर, ठीक है, समझिएगा, यहां पर बैंक दर क्या होती है उस पर बात कर लेते हैं, फिर आपको यह समझ में आ जाएगा। देखिए, बैंक रेट, पहली बात तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत एक टूल है जिससे मुद्रा की आपूर्ति को मैनेज किया जाता है। ये किसका पार्ट है? मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और बैंक रेट के अंतर्गत होता क्या है? बैंक रेट के अंतर्गत जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म पर ऋण प्रदान करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंकों को जो लोन देगा, और ऐसा लोन जो कि 90 डेज से अधिक के लिए होगा, मोर देन 90 डेज, तो 90 दिन से अधिक का जो ऋण इनको दिया जाता है, उस ऋण पर जो ब्याज दर ली जाती है उसे ही बैंक दर के नाम से जानते हैं। तो समझिएगा, बैंक दर को अगर बढ़ा दिया जाता है तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, क्योंकि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंकों को महंगी दर पर ऋण देगा तो इनको क्या करना होगा? ऋण कम लेते हैं। और अगर यही बैंक दर घटा दी जाती है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। तो लोअरिंग ऑफ बैंक रेट को घटाया गया है तो इसका क्या असर पड़ेगा? मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, मार्केट में जो लिक्विडिटी है यानी कि तरलता बढ़ जाएगी, यानी कि पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक रेट को कम कर दिया गया है। अब कॉमर्शियल बैंक ज्यादा लेंगे ऋण, तो ज्यादा ऋण लेंगे तो बाजार में ज्यादा फॉरवर्ड करेंगे, सिंपल सा मतलब है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। अगला जल्दी से देखिए और बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही ऑप्शन। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी इन विच, बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें होती है, अभी आपको बताया था ना क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता है। हालांकि एक बात कही गई है, आखिर हम फॉरेन ट्रेड क्यों करते हैं? आखिर हम फॉरेन ट्रेड क्यों करते हैं, यानी कि विदेशी व्यापार क्यों करते हैं? तो विदेशी व्यापार इसी के लिए करते हैं क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो सब कुछ अपने यहां पैदा कर लेता हो या सब कुछ अपने यहां बना लेता हो। तो अगेन, नो इकोनॉमी इन द वर्ल्ड
कोई भी विश्व में ऐसी इकोनॉमी है ही नहीं। तो क्या करना होता है, जो हमारे पास सरप्लस में है वो हम दूसरे देशों को बेच देते हैं और जिसकी हमारे पास कमी वो दूसरे देशों से खरीदते हैं। यही आदान प्रदान को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो समझिएगा, क्लोज्ड इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ठीक है, अगेन ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, नीदर एक्सपोर्ट्स नॉर इंपोर्ट्स टेक प्लेस। ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात, ये इसका सही ऑप्शन है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में ना तो निर्यात होगा ना तो आयात होगा। और क्लोज्ड के अपोजिट क्या होता है? ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी इसके जस्ट अपोजिट। ओपन का मतलब है खुली अर्थव्यवस्था, तो खुली अर्थव्यवस्था से मतलब जहां इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। अगला फिर से एक थोड़ा सा बड़ा सवाल है, परेशान मत होइएगा, देखिएगा। बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। यानी कि एफडीआई और एफआईआई में आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं, एफडीआई को, और विदेशी संस्थागत निवेशक जिसे हम एफआईआई के नाम से जानते हैं। दोनों एक देश में निवेश से संबंधित हैं, यानी कि ये दोनों भारत में निवेश से संबंधित है। अगर अपने देश की बात करें या किसी भी देश की बात करें तो निवेश से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को सबसे अच्छा दर्शाता है? इनमें से बताइए, दोनों में जो महत्वपूर्ण अंतर है उनको दर्शाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इसके बीच में अंतर बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोली है और आप उसके पार्टनर बनना चाहते हैं। तो दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, सीधे सीधे आपने 30% पैसा मेरी कंपनी में लगा दिया और आपने कहा कि दोनों लोग मिलकर के चलाएंगे, 70 तुम्हारा 30 हमारा। मैं भी एग्री हो गया कि एटलीस्ट ऑनरशिप तो मेरे पास सही है, आजा भाई तू भी आजा। तो तुमने क्या किया, 30% पैसा लगाया। अब दोनों लोग मिलकर के अपने डेजिग्नेशन का निर्धारण कर लेंगे और हर एक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो हो गया इस तरीके से इन्वेस्टमेंट। दूसरा इन्वेस्टमेंट है, मैंने कंपनी बनाई, कंपनी को बाजार में लिस्टेड करा दिया, अब मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है, मैं इसके 1 या 2% शेयर्स बेचना चाहता हूं। जो शेयर होल्डर्स आएंगे क्या वो डायरेक्टली हमारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, और शेयर होल्डर्स आप जानते हो बदलते रहते हैं, क्योंकि शेयरों का बाजार में आदान प्रदान होता रहता है, बिक्री होती रहती है। तो आज हमारा कोई शेयर होल्डर्स है, कल हमारा कोई होगा, परसों हमारा कोई होगा। इस तरीके से सिचुएशंस जो हैं वो घटती और बढ़ती रहती हैं। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस, एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है और एक सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वित्तीय संपत्तियां हैं उनमें निवेश करने का कार्य करता है। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो क्या है? FII helps in increasing capital availability in general while FDI only targets a specific sector। ठीक है, क्लियर? तो FII क्या करता है? इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, यानी कि सीधे सीधे पैसे आपको प्रदान करता है, while FDI ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर। FDI सेक्टर वाइज होती है। जैसे वर्तमान में अगर मैं बात करूं आपसे, टेलीकॉम के सेक्टर में 100% FDI है, 100% FDI है। यानी कि वोडाफोन आज अगर आइडिया को छोड़ दे तो वोडाफोन अकेले इंडिया में बिजनेस चला सकता है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया। बाकी नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं जहां पर एफडीआई की बात की जाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला, माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। दिस इंक्लूड बोथ द कंज्यूमर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड। द सर्विसेज रेंडर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंस आर। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस की बात हो रही है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं होती हैं यह पूछा जा रहा है। तो क्या क्रेडिट फैसिलिटी इसमें होती है? ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि ऋण सुविधाएं, सेविंग फैसिलिटीज यानी कि बचत सुविधाएं, इंश्योरेंस फैसिलिटीज यानी कि बीमा सुविधाएं, और फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज। फंड ट्रांसफर का मतलब होता है पैसे का अंतरण संबंधी सेवाएं। तो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे अमाउंट के ऋण लेने या देने का कार्य करते हैं, लेकिन इसके साथ में ही ये बचत सुविधाएं भी ऑफर करते हैं, ये बीमा सुविधाएं जिन्हें हम माइक्रो इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं, तो माइक्रो इंश्योरेंस भी प्रदान करते हैं, और फंड ट्रांसफर सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। फंड ट्रांसफर सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3 एंड 4, चारों।
लेकिन एक बात और याद रखिएगा, एग्जाम्पल में अभी सीपीओ के प्रश्न में पूछा गया था कि माइक्रो लोन्स जनरली कितने रुपए तक के लोन को माइक्रो लोन कहते हैं, ठीक है, माइक्रो लोन कहते हैं। तो 1 लाख रुपए या इससे कम, 1 लाख और लेस देन 1 लाख। अभी की डेफिनेशन यही है, ये आपके एसएससी सीपीओ, ठीक है, 2023 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि माइक्रो लोन्स किसको कहेंगे इन जनरली। तो इन जनरली याद रखिएगा 1 लाख रुपए या इससे कम का अगर ऋण दिया जाता है तो माइक्रो लोन के अंतर्गत काउंट होता है। अगला प्रश्न, Which of the following can aid in furthering the government's objectives of inclusive growth? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है समावेशी विकास। भारत की 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इसको लिया गया था और वर्तमान में भी सरकार इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के चल रही है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? समावेशी, यानी कि सभी को समाहित करते हुए विकास करना। कोई भी कम्युनिटी नहीं छूटनी चाहिए, कोई भी एरिया नहीं छूटना चाहिए, सबको लेकर के देश के विकास के बारे में सोचना है। तो अब गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव पहला क्या है? प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना इंक्लूसिव ग्रोथ के अंतर्गत। प्रमोटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम एमएसएमई के नाम से जानते हैं, एमएसएमई। तीसरा, इंप्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि शिक्षा के अधिकार को इंप्लीमेंट करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है तीनों, 1, 2 एंड 3। ये तीनों ऑब्जेक्टिव हैं गवर्नमेंट के इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के, यानी कि समावेशी विकास के सिद्धांत को लेकर के। तो प्रमोटिंग एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप ही गांव में होते हैं। प्रमोटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई के लिए एक्ट कब बना था? 2006 में बना था, 2006 में। इंप्लीमेंटिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सॉरी, राइट टू एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये 2002 में आया था, 2002 में आया था राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अगला, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, दिस वुड इंप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या होगा? बैंकरों के बैंक का मतलब यह है जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके ऊपर, उनके पेरेंट के रूप में कार्य करता है। तो आखिर इसके रीजंस क्या है? पहला रीजन है अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, यानी कि जितने भी और बैंक्स हैं, चाहे आप कॉमर्शियल बैंकों की बात कर लो, आरआरबीज की बात कर लो, जितने भी और प्रकार के बैंक हैं वो क्या करते हैं? अपने डिपॉजिट को आरबीआई को देते हैं। यस, बिल्कुल देते हैं। और इसी डिपॉजिट को सीआरआर के नाम से जानते हैं। इस नाम से सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि अपने एनडीटीएल, अपनी डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो सभी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम, जो पैसा रखा जाता है उसे सीआरआर के नाम से जाना जाता है। अगला, द आरबीआई लेंड्स फंड टू कॉमर्शियल बैंक इन टाइम्स ऑफ नीड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को ऋण देता है उस समय जब उन्हें जरूरत हो। बिल्कुल सही बात है। द आरबीआई एडवाइजेस द कॉमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर्स, यानी कि पैसों के मामले से संबंधित अगर कोई मामला है तो उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवाइस भी देता है कॉमर्शियल बैंकों को। तो ये तीनों बातें क्या हैं? यहां पर सही हैं। तो 1, 2 एंड 3 सारी बातें क्या हैं? सही हैं यहां पर। अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? निम्नलिखित में से किस उपाय से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि होगी? किस उपाय से मुद्रा आपूर्ति की क्या होने लगेगी? वृद्धि होने लगेगी। देखिएगा यहां पर, देखिएगा यहां पर, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक, जनता के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों की क्या करना है? खरीदारी बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। और ये सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा, इसे हम किस में लेते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन में गिनते हैं। किस में गिनते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार संचय। और क्योंकि मनी सप्लाई की बात हो रही है तो बात यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी की भी हो रही है, समझिएगा बहुत अच्छे से। तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मैं अगर बाजार से कोई वस्तु परचेज करता हूं तो मुझे पैसे बाजार में देने पड़ेंगे। जो भी सामने वाला व्यक्ति होगा उसको पैसे मुझे क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, उसको पैसे मुझे देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे और कौन सी बात समझनी है? जब मैं सेल करूंगा तो पैसे मुझे मिलेंगे, जब खरीदा तो दिया,
जब सेल किया तो पैसे मिले। तो यहां पर खरीदने और बेचने का कार्य दोनों होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत पहला सही है। देन डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कॉमर्शियल बैंक्स बाय द बैंक। डिपॉजिट ऑफ करेंसी यानी कि जो भी मुद्रा है वो वाणिज्यिक बैंक कहां पर जमा करते हैं? पब्लिक, कॉमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक की यानी कि जनता की जमा को स्वीकार करते हैं। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक से जब बैंक बोरो करता है, बैंक उधार लेता है। देन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन इन कॉमर्शियल बैंक, इसका सही ऑप्शन है सारे, मतलब 1 और 3। दूसरा इसका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंकों में डिपॉजिट करना यानी कि पैसे को जमा करना जनता के द्वारा। ठीक है, इससे क्या होगा? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीज नहीं होने वाली। ठीक है, क्योंकि आपने डिपॉजिट कर दिया है पैसा, ना बोरो है ना उधार है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। एफडीआई इसमें से कौन इंक्लूड करता है इंडिया में? देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल होगा? पहला है भारत की कंपनियों की सहायक कंपनियां। ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन एन इंडियन इकोनॉमीज। भारतीय कंपनियों में अधिकांश विदेशी इक्विटी हिस्सेदारी, विदेशी यानी कि फॉरेन के शेयर्स खरीदना। तीसरा, विशेष रूप से विदेशी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित कंपनियां। और चौथा है यहां पर पोर्टफोलियो निवेश। चौथा क्या है? पोर्टफोलियो निवेश है यहां पर, पोर्टफोलियो निवेश। अब आपको पहचाना यह है इनमें से कौन एफडीआई में शामिल किया जाएगा। तो सब्सिडरीज ऑफ कंपनी इन इंडिया खोलेगा, बिल्कुल है। मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन इक्विटी होल्डिंग्स इन एन इंडियन कंपनीज, ठीक है, ये भी है। देन कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनीज, ठीक है, नहीं है तो कौन सा? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसका हिस्सा है तो कैड का ही, करंट अकाउंट डेफिसिट का ही। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहां पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत क्या है? एफआईआई है। ठीक है, एफआईआई, पीएफआई, ये सब चीजें यहां पर काम करती हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है 1, 2 और 3 ओनली, यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया एफडीआई एफआईआई का हिस्सा है, यहां पर इसका काम नहीं है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर प्रश्न बड़े बड़े हैं, अच्छे से कराया है मैंने आपको, यानी कि कैसे भी प्रश्न आ जाए हर एक लेवल का। इसके पहले के जो आप लेवल देखोगे वो लेवल आपको कम मिलेंगे, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो अगेन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाई, यानी कि किसी भी मुद्रा का जो मूल्य है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कैसे निर्धारित होता है। आप देखते हो ना, ठीक है, डॉलर के मुकाबले रुपया घटता बढ़ता रहता है। तो ये जो जैसे हमारी करेंसी का मूल्य कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये सुनते हो ना, डॉलर आज महंगा हो गया, यूरो आज सस्ता हो गया, ये जो सभी बातें हैं, तो हर एक मुद्रा का मूल्य कम या ज्यादा कैसे होता रहता है? तो क्या इसे वर्ल्ड बैंक निर्धारित करता है? देन डिमांड फॉर गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न्ड, कंट्री के द्वारा यहां पर किया जाता है, यानी कि संबंधित देश द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं सेवाओं की मांग के आधार पर। देन स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न्ड कंट्री, उस देश की जो गवर्नमेंट है उसकी स्थिरता पर निर्भर करता है। देन इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है प्रश्न में, देश की आर्थिक क्षमता। जब देश की आर्थिक क्षमता, इकोनॉमिक पोटेंशियल पर प्रश्न उठता है तो ये क्या है? निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या है? देखो, वर्ल्ड बैंक निर्धारित नहीं करता है। एक तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर निर्धारित होता है, और दूसरा नो डाउट यस, अगर स्थिर सरकार है तो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स नहीं होंगे। तो अगेन, सरकार की या भारत की या किसी भी अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर भी निर्भर करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? 2 और 3 ओनली। ठीक है, चौथा भी नहीं है, पहला भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम इज दैट, लीड बैंक योजना का मूल्य उद्देश्य है। लीड बैंक योजना का मूल्य उद्देश्य समझिएगा, लीड बैंक स्कीम क्या है? लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक स्कीम को 1969 में डॉक्टर आर गिल्ड कमेटी के द्वारा लॉन्च किया गया था। डॉक्टर आर
गाडगिल कमेटी के द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत क्या बताया गया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक होगा। ये लीड बैंक को नियुक्त करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। कौन लीड बैंक बनेगा ये तय कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे क्राइटेरियाज को देखते हुए लीड बैंक अपॉइंट करती है। हर एक जिले का एक लीड बैंक होता है जिसका उद्देश्य होता है अपने जिले में बैंकिंग सेवाओं को तंदुरुस्त करना, बैंकिंग सेवाओं को पर फोकस करना, बैंकिंग सेवाओं को आगे बढ़ाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है यहां पर, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर इसका सही ऑप्शन है इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट। इंडिविजुअल बैंक्स यानी कि कोई भी एक बैंक अडॉप्ट किया जाएगा पूरे जिले के लिए फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, जिले के अच्छे विकास के लिए। अगला, इन इंडिया द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, द इंडिसेस ऑफ 8 core industries have a combined weight of 37 to 90%. Which of the following are among those 8 core industries? बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जिसे शॉर्ट में हम IIP के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, IIP के नाम से जानते हैं हम इसे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहां पर कोर इंडस्ट्रीज का जो वेटेज है, जो भार है, वो कितना आता है, लगभग 37 से 90% के बीच में ये भार आता है। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज का हिस्सा नहीं है। भारत में अभी 8 ही कोर इंडस्ट्रीज हैं, इसके अलावा अभी भी और भी कोई जो कोर इंडस्ट्रीज है वो नहीं है। तो बेसिकली देखिएगा यहां पर कौन सा है, ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज का हिस्सा नहीं है। सीमेंट है, फर्टिलाइजर भी है, नेचुरल गैस भी है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भी है, टेक्सटाइल नहीं है यहां पर। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, 5वां टेक्सटाइल। ठीक है, अब देखिएगा ये वो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, सीमेंट है, कोल है, क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, फर्टिलाइजर है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है और स्टील है। ये सभी के सभी 8 वो कोर इंडस्ट्रीज हैं जिन पर पूरा का पूरा देश की इंडस्ट्री जो है वो चल रही है। अगला प्रश्न, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ। किसी देश का भुगतान संतुलन, अभी आपको बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो पैसा हमारे देश में आया, FDI FII, इनको देखने का काम करते हैं। तो बेसिकली ये एक रिकॉर्ड होता है हर एक प्रकार के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस का। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस ऑफ ठीक है, ऑफ ड्यूरिंग एक ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री, समझ लीजिएगा, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड नॉर्मली अ ईयर। एक कोई भी निश्चित समय में किसी देश में सभी के सभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जब कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या निकल करके आएगा कि हमें अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति के बारे में पता चलेगा। तो गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री, ठीक है, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि तीनों नहीं है। सही ऑप्शन कौन सा है इसका, इज द राइट ऑप्शन। अगला, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कॉमर्शियल बैंक इन मैटर्स ऑफ। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित मामलों में वाणिज्यिक बैंकों को विनियमित करता है। इनमें से वो कौन कौन से काम है, ये चारों कामों में जिनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, कॉमर्शियल बैंकों को मैनेज करता है। पहला, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स। यस, लिक्विडिटी का मतलब होता है संपत्तियों की तरलता। संपत्तियों की तरलता से क्या मतलब है दोस्तों, ठीक है, जो भी आपके पास कैश के अलावा कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको हार्ड कैश में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं आप, जैसे कि गोल्ड है आपके पास तो गोल्ड आप तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी ही चीजें, इसीलिए गोल्ड लोन वगैरह ये प्रमोट हुआ है। ठीक है, तो अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है कॉमर्शियल बैंक को इन मैटर्स ऑफ सभी। तो लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स भी है, ब्रांच एक्सपेंशन भी है, मर्जर ऑफ बैंक्स भी है, वाइंडिंग अप ऑफ द बैंक्स भी है यहां पर। तो सही ऑप्शन क्या निकलेगा इसका, 1, 2, 3 एंड 4। अगला प्रश्न ये रहा, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट द इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट अभी आपको मैंने बताया कि बैंक दर वह दर है जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। इंक्रीज इन बैंक रेट बढ़ा दी गई, यानी कि RBI जो पैसा कॉमर्शियल बैंक को लोन के रूप में दे रहा था, जब यानी कि इंटरेस्ट रेट कम थे, अब इंटरेस्ट रेट क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। तो क्या होगा,
इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से बाजार में उसकी मांग में कमी आती है, मांग में कमी आती है। तो बैंक रेट अगर बढ़ेगी तो ये किसको इंडिकेट करेगी, समझ लीजिएगा यहां पर, सेंट्रल बैंक फॉलोइंग अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, और इसे एक और नाम से जानते हैं हॉकिश स्टैंस, हॉकिश इंस्टेंस, ठीक है, हॉकिश इंस्टेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हॉकिश यानी कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कोई कार्य करता है जो ज्यादा है तो उसे हम हॉकिश स्टैंस के नाम से जानते हैं। अगला, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर, भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग के लिए संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है। घाटे का वित्त पोषण, तो बेसिकली घाटे का वित्त पोषण क्या है, मान लीजिएगा बजट बनाया गया है 18 लाख करोड़ का, 18 लाख करोड़ का, और कलेक्शन कितना आया, ठीक है, सॉरी, कलेक्शन यहां पर आया है 16 लाख रुपए का, 16 लाख रुपए का क्या आया है, यहां पर कलेक्शन है, समझिएगा अब यहां पर, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ, यही 18 लाख का आपका प्रोजेक्शन था लेकिन आपके पास पैसे कितने हैं, 16 लाख। तो अब आपको क्या करना है, 2 लाख रुपए का ऋण दे करके ये जो काम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको कंप्लीट कराना है। जैसे कहीं पर सड़क बन रही है, कहीं पर ब्रिज बन रही है, तो मेन काम क्या होता है, वो बन करके तैयार हो, सेम एज यहां पर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेट्स, एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट और रिड्यूसिंग द फॉरेन ट्रेड। तो अगेन डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों यूज करी जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग यूज करी जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जैसे मैंने बताया ना, डेयरी एक्टिविटीज को बढ़ावा दोगे, ये सब चीजें करोगे तो लोग क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो मेन ऑप्शन क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये रिलेटेड टू इन्फ्लेशन है, यानी कि मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स टू द डेटर्स, महंगाई से देनदारों को लाभ होता है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, वन ओनली इसका सही ऑप्शन होगा। कैसे होगा समझ लीजिएगा, डेटर्स का मतलब होता है देनदार, जिनको पैसे देने हैं। डेटर्स का मतलब होता है जिनको पैसे देने हैं, उनको देनदार कहते हैं। अब समझिएगा, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए वर्ष 2000 में आपने किसी दोस्त से 500 रुपए लिए होंगे, आज उस 500 रुपए की वैल्यू कितनी बढ़ गई होगी, इस ब्याज से कैलकुलेट करें तो ब्याज से भी कुछ बढ़कर के आपको मिला, लेकिन क्या होगा, इस तरीके से बहुत ज्यादा पैसे आप क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो वो बात यहां पर कही गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है यहां पर, बॉन्ड होल्डर्स के लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेटर्स को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, डेटर्स को बेनिफिट मिलता है। तो वन ओनली। अगला, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मींस, देखो डिस्टिंग्विश्ड को ही हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन यानी कि बेरोजगारी, ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। तो छिपी हुई बेरोजगारी का एग्जाम्पल कहां है, जैसे आप रूरल एरियाज में चले जाइए, तो रूरल एरियाज में अभी भी एक ही खेत में 4 भाई हैं तो चारों भाई काम कर रहे हैं, यानी कि काम तो 4 लोग कर रहे हैं बट जरूरत 4 लोगों की नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन इन्फ्लेशन कहलाती है। डिफ्लेशन जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो अगेन आपको मैंने सारी बातें यहां पर बता दी। आप सोचिएगा जनरली मींस किसके द्वारा होता है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कि सीमांत उत्पादकता, यानी कि कितनी वो वस्तुएं उत्पादित कर सकता था लेकिन कितनी करी है, इसी को देखते हुए तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है यहां पर, ये जीरो है, जीरो है। प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इज जीरो, वर्कर्स की भी जो प्रोडक्टिविटी है वो जीरो है यहां पर। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स अभी बताया ना, ऐसी एसेट्स जिनको जब चाहो तब हार्ड कैश में कन्वर्ट कर लो। तो डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, बैंकों के पास जमा राशि। देन टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, बैंकों में जमा बचत, ठीक है। तरलता के इस घटते क्रम का सही क्रम क्या है, सावधि जमा, बैंकों में जमा बचत। तो बेसिकली इसका सही क्रम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, सही क्रम। तो सही क्रम की बात करें तो सही क्रम यहां पर सबसे पहले किसकी बात आती है, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है करेंसी की, करेंसी की। तो सबसे पहले करेंसी आ गई,
घटते हुए क्रम में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा करेंसी, और करेंसी के बाद क्या आएगा यहां पर? ठीक है, फटाफट जल्दी से सोचिए और बताइए। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, देन टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है? टाइम डिपॉजिट जो एक समय के लिए डिपॉजिट की जाती है, समय 1 साल, 2 साल, 3 साल, एफडीआई। सेविंग डिपॉजिट्स विद द बैंक, सेविंग डिपॉजिट्स भी थी, तो समझिएगा इसका सही ऑप्शन है चारों। ठीक है, 4132, 4132, चारों के चारों ये अरेंज करके लगाते हैं। जब 4 यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? ठीक है, बी की बात कर रहे हैं यहां पर, बी की बात। ठीक है, तो 4। अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू। ओपन मार्केट ऑपरेशन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सीधे बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है, तो इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? इसे ही हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम द आरबीआई, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लेंडिंग बाय कॉमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, देन परचेजिंग एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें तो सही ऑप्शन क्या है? परचेज ऑफ सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, बाय द आरबीआई। अगला, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द लीडिंग टू। बात हो रही है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो प्राथमिकता के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो अगेन एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर। ठीक है, देन मॉनसून हो गया, मॉनसून हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, मानसून हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। एजुकेशन हो गया, एजुकेशन, ये सब चीजें हैं यहां पर। ठीक है, अगला, तो ये सभी के सभी सही हैं। जो प्रायोरिटी सेक्टर्स की बात करते हैं तो ये सभी के सभी सही हैं, यानी कि एग्रीकल्चर भी प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज भी इसका हिस्सा है, और वीकेंड सेक्शन भी इसका हिस्सा है। अगला, अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस में बी कॉज्ड बाई। पहली बात तो राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस, अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस, इसी फेज को हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, अ राइज इन जनरल लेवल यानी कि सामान्य स्तरों पर मूल्य में वृद्धि होगी, तो यह वृद्धि का कारण क्या रहा होगा, यह पूछा जा रहा है। तो डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, उत्पादन के समग्र स्तर में कमी। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। यहां पर पूछा क्या जा रहा है? ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है? डी, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, यानी कि एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, ये भी, और डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी सही है। ठीक है, और तीसरा भी यहां पर सही है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हम जब फॉरेक्स की बात करते हैं तो फॉरेक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? फॉरेक्स यानी कि जिसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मेंटेन करना पड़ता है, और फेमा के अंतर्गत। ठीक है, कस्टोडियन ऑफ बैंक्स कौन कहा जाता है? ठीक है, सॉरी, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, या गवर्नमेंट का कस्टोडियन। तो ये क्या है? सारे के सारे बैंक्स हैं यहां पर। तो बेसिकली देखिएगा, फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं। इसका सही ऑप्शन वैसे मैं आपको बता दूं, फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, जिन्हें शॉर्ट में एफसीए के नाम से जाना जाता है। देन अगेन आगे क्या है? गोल्ड है यहां पर, गोल्ड है यहां पर, प्लस जो डिपॉजिट्स हैं, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई, प्लस एसडीआर। एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका क्या निकला? बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। अगला, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी, यानी कि पैसे की मांग बढ़ गई, पैसे की मांग बढ़ गई, और फिर क्या करना है? पैसे की मांग बढ़ने, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, मुद्रा की आपूर्ति बराबर रहे, उसकी मांग बढ़ गई लेकिन मुद्रा की आपूर्ति पर कोई फर्क ना आए, तो इससे क्या होगा? ठीक है, तो बेसिकली यहां पर इसका सही ऑप्शन है एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर को बढ़ा देना है। तो सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, ये सेम रहेगी सप्लाई ऑफ मनी। कैसे? ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी, ठीक है, तो देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, पैसे की डिमांड बढ़ी तो क्या होगा? इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी सेम रहेगी। देन अगला,
इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू ऑकर इफ, देश एक्स में आर्थिक विकास आवश्यक रूप से होगा यदि, यदि यहां पर क्या है, देर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, नहीं कोई मतलब नहीं, देर इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स, बिल्कुल भी नहीं, देर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यह होता है पूंजी से पूंजी का निर्माण करना। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, वो भी कैपिटल है, उस लोन से मैंने एक शॉप बना दी, तो ये क्या है, ये क्या है, ये भी एक तरीके का लोन ही है, ये भी एक तरीके का लोन ही है, लेकिन एक फैसिलिटी है, ठीक है। तो नेसेसरली हैव टू ऑकर इफ देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन, इसका सही ऑप्शन है अगला। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू द, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री यानी कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय एक समय के लिए किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। सिर्फ भारतीयों की बात राष्ट्रीय आय में होती है, बस वो कमाए कहीं भी, चाहे इंडिया में कमाए चाहे इंडिया के बाहर कमाए, दोनों को हम यहां पर रखते हैं, दोनों को हम यहां पर रखते हैं अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउसहोल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता देगा, यानी कि इनमें से वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो रूरल एरियाज में डायरेक्ट अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। तो आरआरबीज, ठीक है, ये भी गांव में होते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इस ये नहीं होता है, नो, ठीक है, क्योंकि आपने सुना है किसी का भी खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरआरबी में हो नहीं, ठीक है अगला। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक भूमि विकास बैंक, ठीक है, भूमि का बंधक रख करके कई काम किए जाते हैं वो भी। देन सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स इसका क्या होगा 1 and 3 ओनली। दूसरा क्या लिखा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, पूछा ये जा रहा है क्रेडिट असिस्टेंस, यानी कि ऋण की बात हो रही है यहां पर, तो कोई नहीं, ठीक है, तो 1 and 3। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, ऐसे ही सेशन लेकर के आपके लिए आता रहूंगा। तब तक अभी इस सेशन में मुझे दीजिए इजाजत, हम आगे फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।